नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 15 जुलाई अर्थात कल से हमारे इस दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 का वीडियो कल लेकर के आए थे और उसमें हमने आपको फुल डिटेल एनालिसिस के साथ में आपको पूरे चैप्टर को समझाया था और आपको यह भी बताया था कि इस स्पेशल कोर्स में स्पेशल क्या है। इसको केवल 2 महीने में कंप्लीट कराया जाएगा। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट करने वाले हैं कि क्या सर अगर आप इसी प्रकार से डेली एक एक चैप्टर लेकर के आएंगे तो एनसीईआरटी को कंप्लीट करा पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन हम आपके लिए सिर्फ पर डे एक एक चैप्टर ही नहीं लेकर के आएंगे। ये तो शुरुआत है, अभी आगे आएंगे देखो होता है क्या। आगे आपको 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर पर डे देखने को मिलेंगे। अभी हम एक चैप्टर इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आप लोग इन वीडियोस को शेयर कर दो और अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल पर आ सकें और वो लोग अपनी तैयारी को कर सकें, कोई पीछे ना रह जाए, ताकि बाद में जो लोग आते हैं वो लोग फिर कमेंट करते हैं कि सर हमने इस कोर्स को नहीं अटेंड कर पाया। ऐसा ही पिछले साल भी हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस बार कुछ धीमे चले स्टार्टिंग में, फिर हम आगे बढ़ करके आपको फास्ट कर देंगे जिससे कि आपको 2 महीने में कंप्लीट कराया जा सके, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की। देखिए जो हमने पिछले साल अर्थात 2019-20 में एनसीईआरटी को पढ़ा था तो वो एनसीईआरटी अलग थी और इस बार जो एनसीईआरटी आई है, जो नया पैटर्न आया एनसीईआरटी का 2020-21 का, ये पैटर्न अलग है। जी हाँ, अपडेट कर दी गई एनसीईआरटी, इसका नया एडिशन आ चुका है और देखिए ज़्यादा फर्क नहीं किया गया है। जो नई एनसीईआरटी हमने 2019-20 में पिछले साल पढ़ी थी और इस बार जो एनसीईआरटी आई है ज़्यादा फर्क नहीं किया गया है। फर्क बस इतना कर दिया गया है कि चैप्टर्स के जो नाम बदल दिए गए और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं समस्या खड़ी हो गई कि क्या हम पिछले साल वाली एनसीईआरटी पढ़ाएं या इस साल वाली एनसीईआरटी पढ़ाएं। देखिएगा, इस बात पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ये प्रॉब्लम हमारी है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को का सलूशन भी हमने ढूंढ लिया है। हम करेंगे कुछ ऐसा कि पिछली साल वाली एनसीईआरटी और इस साल वाली जो एनसीईआरटी है, इन दोनों में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम उनको एक साथ आपके लिए लेकर के आएंगे। अब एक साथ इसलिए लेकर के आए क्योंकि आप क्लास 6 के स्टूडेंट नहीं है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, आपको यूपीएससी के लिए या फिर अन्य किसी भी सरकारी एग्जाम की आप तैयारी करें उसके लिए पढ़ना है। आप क्लास 6 के लिए नहीं पढ़ने वाले या फिर आप किसी क्लास स्पेशल के लिए एनसीईआरटी को नहीं पढ़ने वाले। इसीलिए हम जो पिछले साल वाली एनसीईआरटी थी और इस साल वाली एनसीईआरटी है, इन दोनों का सार आपके लिए लेकर के आएंगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि लेक्चर थोड़े से लेट हो जाएं, लेकिन लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। मतलब पर डे आपको 2 से 3, 4, 5, 6 लेक्चर आगे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। ये कितने टॉपिक्स हमको इसमें मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहला फर्क ये किया गया है एनसीईआरटी में, कुछ चैप्टर्स ऐसे जिनके नाम बदल दिए गए। मटेरियल ज्यादा नहीं बदला गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बदले गए, लेकिन नाम को बदल दिया गया है। जैसे कि अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का पिछले साल वाली जो एनसीईआरटी उसका चैप्टर देखेंगे तो उसमें नाम रखा गया आरंभिक मानव की खोज, और इस बार जो एनसीईआरटी आई है इसका नाम रखा गया आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आपको सबसे पहला फर्क तो ये देखने को मिला है। देखिए नाम में कुछ नहीं रखा होता है, लेकिन नाम में बहुत कुछ भी रखा होता है, ठीक है। तो नाम पर हम ध्यान नहीं देंगे, मटेरियल पर देंगे कि इसमें हमको इंपॉर्टेंट क्या मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहला हमको टॉपिक मिलता है आरंभिक मानव। जी हाँ, देखिए आरंभिक मानव के विषय में हमको क्या क्या कहां से जानकारी मिलती हैं, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिएगा। तो के जो पुरातत्वविद हैं या फिर बात करें जो विदेश के पुरातत्वविद हैं, ये सभी लोग मिलकर के क्या करते हैं कि खोजें करते रहते हैं अलग अलग तरीके की। हर जगह जगह पर जहां इनको हल्के फुल्के साक्ष्य मिलते हैं वहां पर ही खोजने का प्रयास करते हैं कि क्या यहां से हमको कुछ मिल सकता है, और इसके अध्ययन पर इसके बाद वहां पर खोज करते हैं, इसके बाद में गहन अध्ययन करते हैं और फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर आरंभिक मानव रहा करते थे, ऐसा था, ठीक है। और जो कि इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। पुरातत्वविदों द्वारा खोज की गई, इसके बाद में अध्ययन किया गया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया है कि इस उपमहाद्वीप में अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में आज से 20 लाख साल पहले यहाँ पर जो लोग रहा करते थे, कुछ लोग रहा करते, ठीक है। और आज हम उन्हें, जो लोग रहा करते थे, आज हम उनको उनके भोजन खाने, उनके भोजन खोजने के आधार पर आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब अगर आपको आखेट समझना है कि आखेट क्या होता है तो आप लोग चैप्टर 1 में जाइएगा, वहां पर देखिएगा कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि
आपको चैप्टर 1 में मिलेंगे और वो चैप्टर 2 में रिपीट हुए, ठीक है। अर्थात सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आमतौर पर वे खाना खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछलियां पकड़ा करते थे, चिड़ियों को पकड़ा करते थे। अब भैया अगर आज कोई व्यक्ति चिड़िया पकड़ता है तो लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहावत बनाते हैं कि बगुला मारा और हाथ आया कुछ नहीं। मतलब अगर आप चिड़िया को मारोगे, चिड़िया में आपको पंख ही पंख मिलेंगे, ज़्यादा मांस उसमें आपको खाने को नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले के लोग अज्ञानी थे, वो लोग मछलियां हैं, चिड़िया, इनको पकड़ करके खाया करते थे। इसके बाद में फल है, मूल है, इसके बाद में मूल तना है, दाने हैं, पत्तियां हैं, जड़ें हैं, अंडे हैं इत्यादि का संग्रह किया करते थे, ठीक है। संग्रह करने के बाद उनको खाया करते थे और आगे रहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे। ये तो बात इनकी हो गई जो मैंने पिछले, ठीक है। अब यहां पर अगला टॉपिक ये मिलता है कि जो आरंभिक मानव थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया ही क्यों किया करते थे। अब भैया आज के इस टॉपिक को आप आज से जोड़ करके देखिएगा। अब आप आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? आप इसलिए जाते ताकि आपको अगर यहाँ पर अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही पढ़ने के लिए तो आप यहाँ पर जाकर के अच्छे से पढ़ सकें, या फिर आपको यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पा रहा तो यहाँ पर जाकर के रोजगार पा सकें, या फिर आपको यहाँ पर खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ जाकर के भोजन खा सकें। मतलब आप अपनी उपयोगिता के अनुसार ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसी प्रकार से पहले भी था। पहले क्या था, अगर वे एक ही स्थान पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के जानवरों, पौधों, फलों, फूलों आदि को खा करके समाप्त कर देते थे, क्योंकि वे पूर्णतः पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर थे। आज की अगर बात की जाए तो आज हम पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। हम आज गेहूं को उपजा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, इसके बाद में कई सारी चीजें जिनको बना करके हम अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। इसीलिए क्या है कि हम प्राकृतिक चीजों पर निर्भर नहीं। और पिछले समय के लोग क्या करते थे, आज से 20 लाख साल पहले की अगर बात की जाए तो लोग खेती नहीं कर पाते थे और वो लोग पूर्णतया से प्राकृतिक वस्तुओं पर ही निर्भर थे और इसीलिए उन्हें भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है कि जानवरों का शिकार करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। पहले के जो लोग थे उनमें इतना ज्ञान नहीं था कि अगर आज से 20 लाख साल पहले की बात करें तो उनमें इतना ज्ञान नहीं था कि अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवरों का शिकार करते करते पहुंच गए तो वहां से फिर के यहाँ पर लौट के आ पाए। क्यों? क्योंकि देखिए उनका कोई स्पेशल घर नहीं था कि हाँ उनको लौट करके घर ही आना है। उसमें कहा जाता ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है, तो पहले ये भूला नहीं हुआ करते थे। इनका से दूसरे स्थान पर पहुंच गए तो वहां से लौट करके नहीं आ पाते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि फल फूल अलग अलग मौसम में आने के कारण उन्हें प्राप्त करने के लिए अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में पहुंच जाया करते थे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि मौसम परिवर्तन से होने वाले प्रभावों जैसे कि सूखा, बाढ़, जैसे कि क्या है ना कि काफी समय तक पानी नहीं बरसा तो सूखा पड़ गया वहां पर। आज भी ऐसा होता है कई क्षेत्रों में, तो जब सूखा पड़ जाएगा तो वहां से इन लोगों को जाना पड़ता था। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर कहीं पर अत्यधिक पानी बरस गया और वहां पर बाढ़ आ गई तो बाढ़ की वजह से इनको वहां से जाना पड़ता था। और एक स्पेशल बात इनमें यह थी कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली हुआ करती थी तो ये लोग इसको बहुत ही जल्दी अनुभव कर लेते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग उसी मौसम में हमेशा रहते थे और हर चीज का अनुभव करते रहते थे। जैसे कि आजकल आप देखोगे जो पक्षी हैं, जब भी कोई आपदा आने वाली हुआ करती है तो ये लोग बहुत ही जल्दी जान जाते और वहां से भागने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से आरंभिक मानव भी क्या करते, ठीक है। अब इत्यादि कारणों के से ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि आरंभिक मानवों के बारे में जानकारियां कैसे मिलती हैं हमको, ठीक है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। कौन करते थे? आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। और ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी मौजूद हैं। देखिए जो हड्डियों के औजार थे वो हमको अधिकतर नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो पत्थरों के औजार थे वो हमको आज भी मिले हैं। जो लकड़ियों के औजार थे वो भी नहीं मिल पाए क्योंकि लकड़ियों में दीमक लग गई और हड्डियां धीरे धीरे समाप्त हो गई, ठीक है। तो हमको किन चीजों के औजार मिले? पत्थरों के औजार आज भी मिले। संभवतः ये भी प्रतीत होता है कि पहले लकड़ियों के और जो हड्डियां थी इनके भी औजार बनाए जाते
हड्डियां और मांस काटने और पेड़ की छाल निकालने, जानवरों की खाल उतारने इत्यादि कामों के लिए किया करते थे। अब अगर आज की बात की जाए तो आजकल आप लोग जो चाकू होता है उसका उपयोग किस लिए करते हैं भाई? देखिए, कुछ लोग करते हैं इसका चाकू का उपयोग किसी का मर्डर करने के लिए, कुछ लोग करते हैं सब्जियां काटने के लिए, कुछ लोग चाकू का उपयोग करते हैं मांस मछलियों को काटने के लिए, कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं जानवरों के ऊपर से खाल को उतारने के लिए। तो अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। इसी प्रकार से जो पहले के लोग थे वो ऐसे औजार बनाया करते थे, कुछ इस प्रकार के नुकीले और कुछ इस प्रकार से जानवरों की खाल निकालने के बाद उनको सिला करते थे और सिलने के बाद में उनको पहन करके घुमा करते थे। ठीक है, पहले ऐसे ही होता था। पहले कपड़े तो थे नहीं, इतना तो ज्ञान था नहीं कि कपड़े बना लें और कपड़े बनवा लें या फिर रुई उत्पादन करें। पहले क्या करते थे, जानवरों को मार करके उनकी खाल को उतार लेते थे ऐसे पत्थरों के माध्यम से, और उसके बाद में उस खाल को स्वयं पहन लेते थे और पहन करके सर्दी और जाड़ा से अपनी सुरक्षा किया करते थे। अगला पॉइंट मिलता है ये वाला। ठीक है, क्या करते थे, जैसे कि एक पेड़ दिखाया जा रहा है और ये एक क्या है, हथियार टाइप का पत्थर का, इसको खोद करके यहां से जड़ निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, समझते हैं। तो कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। देखिए, इनके साक्ष्य हमको ऐसे मिल पाए जो गुफाएं या फिर कंदराएं थी जहां पर ये लोग रहा करते थे, वहां पर कुछ ऐसे खाने टाइप के बनाए इन लोगों ने जहां पर इन चीज़ों को रखा था। ऐसे खाने टाइप के जो थे वहां पर जो चीज़ें रख दी गई हैं, जैसे कि भाले टाइप उन्होंने बनाए रख दिए, वहां से कहीं चले गए, नहीं उनको याद रहा ले जाने को, तो वो आज भी हमको मिल जाते हैं ऐसे स्थान पर जहां पर ये लोग पहले रहा करते थे। तो इन कुछ आधार पर जो हमारे के पुरातत्वविद उन्होंने अपनी अपनी गणनाएं बताई हैं। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि रहने की जगह का निर्धारण करना। तो यहां पर मैंने आपके लिए मैप लेकर कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है जहां पर आखेट खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर आखेट खाद्य संग्राहक रहा करते थे। और यहां पर जो लाल त्रिकोण वाले स्थान आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि होंसकी है, भीम बेटिका है, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आखेट खाद्य संग्राहक रहा करते थे और अपने रहने के वहां पर कुछ सूक्ष्म मतलब कुछ ऐसे प्रमाण भी देकर के गए हैं। आइए मैपिंग के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं ये संकेत दिए जा रहे हैं। ये जो लाल वाले ये हैं पुरा पाषाणिक पुरा स्थल, मतलब जहां पर सबसे पुरा पाषाण काल, सबसे पुराना काल जिसको पुरा पाषाण काल कहा जाता है। इसके बाद में आया नव पाषाण काल, फिर आता है महापाषाण काल। ठीक है, तो ये लाल वाले जो है जैसे कि ये है पुरा पाषाण काल वाले। इसके बाद में जो ये वाले आते हैं नीले वाली, ये कौन से वाली, ये हैं नव पाषाणिक पुरा स्थल। इसके बाद में तीसरा आता है ये ग्रीन वाले जो गोले गोले हैं, ये हैं महापाषाणिक पुरा स्थल। इसके बाद में जो ये आते हैं ऐसे वाली, ये हैं कौन से, आरंभिक गांव हैं। और इसके बाद में जो स्टार टाइप के ये कौन से हैं, ये आधुनिक नगर हैं। ठीक है, तो इसको समझिएगा। सबसे पहले ऊपर से आते तो बुर्ज होम, ये एक हमको मिलता है, ये क्या है, बुर्ज होम एक है, ये नवपाषाणिक पुरा स्थल। इसके बाद में मेहरगढ़, ये भी एक नवपाषाणिक पुरा स्थल। मेहरगढ़ से हमको किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले, मेहरगढ़ से हमको साक्ष्य मिले कि यहाँ पर सर्वप्रथम आज से 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ के उगाने के साक्ष्य मिले, अर्थात यहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ का उगाना शुरू किया गया था। जैसा कि मैंने आपको क्लासिक एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 1 में पढ़ाया भी था इसके बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ाया तो चैनल पर जाइएगा, पढ़ेगा। इसके बाद में बुर्ज होम मिलता है, ये भी ये भी दाऊजली हेडिंग, ये भी एक नवपाषाणिक पुरा स्थल है। कोल्डिहवा महागढ़ा, ये भी नवपाषाणिक पुरा स्थल है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। आपको 4 पुरा पाषाणिक स्थल दे देगा और एक दे देगा, सॉरी 3 दे देगा पुरा पाषाणिक पुरा स्थल और एक देगा नव पाषाण वाला, और आपसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा पुरा स्थल पुरा पाषाणिक पुरा स्थल नहीं है, और आपको बताना होगा। तो इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहां पर आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहला है मेहरगढ़, बुर्ज होम, इसके बाद में चिरांद है, दाऊजली हेडिंग है, कोल्डिहवा है, महागढ़ा, ये है कौन से, ये है नवपाषाणिक पुरा स्थल। इसके बाद नीचे आइएगा तो यहां पर आपको मिलते हैं हल्लूर है,
इसके बाद में पय्यमपल्ली, ये हैं आपके नवपाषाणी पुरास्थल। इसके बाद में बात कर लेते हैं पुरापाषाणी पुरास्थल की। तो सबसे पहले आता है ये हुंसकी, ये दूसरा है कुरनूल की गुफाएं, ठीक है। तो ये दो ऐसी स्थान है जहां पर हमको पुरापाषाणी के पुरास्थल के साक्ष्य मिले, इसके आधार पर इनको पुरापाषाणी पुरास्थल कहा गया। इसके बाद में भीमबेटका, ये भी है पुरापाषाणी पुरास्थल, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि महापाषाणिक पुरास्थल। तो महापाषाणिक पुरास्थल दो हैं, एक ये है आदि चन्नलूर, इसके बाद में ब्रह्मगिरी, ये दो हैं। इसके बाद में और ऊपर बढ़कर देखते हैं तो आगे आपको और कुछ भी नहीं मिलते, मतलब महापाषाणी पुरास्थल सिर्फ दो ही है। सबसे पहला है ब्रह्मगिरी और दूसरा है आदि चन्नलूर, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं आरंभिक गांव कई सारे बसाए गए, जिसमें सबसे पहला था इनाम गांव, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इनाम गांव है और देखिए इनाम गांव एक ही दिया गया है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा इसे। इसके बाद में अगर आप आधुनिक नगर की बात करो तो जैसे कि मुंबई है, कलकत्ता है, ये आपके हैं कौन क्या आधुनिक नगर बसाए गए जो, ठीक है। मुंबई, कलकत्ता, तो इनको याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका अरब सागर मिल जाता है, ये बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। ये आगे बढ़ते इसी के साथ में और यहाँ पर देखते हैं कि आपको आगे और क्या मिलता है। अगला टॉपिक यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये लोग रहने के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव किया करते थे जहाँ पर इनको भोजन की सुविधा हो। जी इनको भोजन की सुविधा जहाँ पर हुआ करती थी वहीं पर आ करते थे, जैसे कि ये जहाँ पर शिकार अच्छे से कर सकें, जहाँ पर इनको फल फूल जड़ मिल सके, पानी मिल सके, अर्थात नदी और जंगल के पास में ही ये रहना पसंद करते थे, क्योंकि जंगलों से इनको प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि फल फूल जड़ है, इसके बाद में जो शिकार है ये मिल सके जंगलों से। इसके बाद में देखिए जंगलों में जानवर रहते थे, जैसे कि हिरन है, बकरी है, भेड़ है, ये रहा करते थे और इनका लोग शिकार किया करते थे। इसके बाद में नदी के पास में इसलिए रहते जिससे कि इनको वहां पर पानी मिल सके। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि साथ ही ये इस बात का भी ध्यान रखते थे कि इनको कोई जंगली जानवर ना खा जाए और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सर्दी है, बरसात है, इनसे बचाव भी हो सके। और इसके लिए ये लोग कंदराओं व गुफाओं का चयन किया करते थे। मैंने एक यहाँ पर गुफा रख ली है, इसको आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में उसकी एक गुफा है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास में स्थित हैं। जी हाँ, समझ लीजिएगा एक बार फिर से, जितने भी पुरास्थल की गुफाएं मिली हैं, ठीक है, ये सारी गुफाएं ऐसी हैं जहां पर लोग रहा करते थे। और यहां पर लोग इसलिए रहा करते थे ताकि इनको सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश इनसे इनको राहत मिल सके और साथ ही साथ इनके जंगली जानवर जैसे कि शेर है, इनसे इनकी रक्षा हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, से लोग औजार बनाया करते थे और औजार के माध्यम से लोग अपना शिकार किया करते थे, अपना जीवन यापन किया करते थे। औजार हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पुरुष के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसीलिए ये लोग ऐसे स्थान का चुनाव करते थे। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है शैल चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं और जिनमें कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। कह रहे हैं कि जहाँ पर लोग रहा करते थे वहाँ पर कुछ अपने चिन्ह छोड़ गए, जैसे कि ऐसे चित्र बनाना। जी हाँ, कलाकारी भी पहले किया करते थे। आप लोग देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से कितनी बड़ी सुंदरता के साथ में चित्र बनाया गया था। ठीक इसी प्रकार का चित्र उसमें बना हुआ मिला है और इसके बाद में इसको कॉपी पर भी बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि आग की खोज किस प्रकार से हुई, कब हुई, किसने की। ठीक है, तो सर्वप्रथम राख को कुरनूल गुफा में पुरातत्वविदों ने पाया था। कहां पर? कुरनूल की गुफाओं में पाया गया। किसने? पुरातत्वविदों ने पाया था। किसको? राख को पाया था। ठीक है, और इससे यह स्पष्ट होता है कि आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे और इसका उपयोग ये लोग मांस पकाने, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया करते थे। जी हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम आग के या फिर कहे राख के साक्ष्य कहां पर मिले, तो आपको आंसर देना होगा कुरनूल की गुफाओं में। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि आग का उपयोग
पुराने लोग जो थे, जो आरंभिक जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, वो लोग आग का उपयोग किस लिए क्या करते? तो आपको आंसर देना होगा कि पूरा पाषाण काल के लोग आग का उपयोग अपने भोजन को पकाने, मांस को पकाने या फिर जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए किया करते थे, या फिर सर्दी से बचने के लिए किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है रखा। जी आरंभिक काल को जब मानव की शुरुआत हुई थी, अर्थात जब मानव ने सीखना शुरू किया था, मानव का जन्म हुआ था, और जब मानव को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हुआ था, उसको हम लोग कहते हैं पुरा पाषाण काल। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला पुरा अर्थात प्राचीन, और दूसरा है पाषाण। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, अर्थात प्राचीन समय वाला, पत्थरों वाला काल, जिसको कहा जाता है पुरा पाषाण काल। ठीक है, यह नाम पुरास्तरों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, और इस काल को 3 भागों में विभाजित भी किया गया है। सबसे पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य, और तीसरा है उत्तर। अर्थात आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा उत्तर पुरा पाषाण काल। ठीक है, इसको आप लोग युग भी कह सकते हैं, अर्थात आरंभिक पुरा पाषाण युग, इसके बाद में मध्य पुरा पाषाण युग, या फिर उत्तर पुरा पाषाण युग। ठीक है, आगे बढ़ते तो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। किस काल के दौरान? इसी काल के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या फिर मध्य पाषाण युग कहा जाता है, जो कि इस 3 भागों में विभाजित किया गया था इस काल को। तो इसको इसी काल में क्या हुआ था कि पर्यावरण संबंधी बदलाव हुए थे, और इस काल को मध्य पाषाण युग कहा गया है। और जो मध्य पाषाण युग था, इसको आप लोग मेसोलिथ भी कह सकते हैं, और इसका समय था 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक। ठीक है, आगे बढ़ते 1 मिनट यहाँ पर मध्य पुरा पाषाण, देखिए मैं यहाँ पर माफी चाहूंगा, अपने शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ, लेकिन शब्द तो वापस होंगे नहीं। मैंने यहाँ पर अभी आपसे कहा कि मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल ने जैसे ये तीनों काल समाप्त हो गए थे, इसके बाद में मध्य पाषाण विदों ने पूरा पाषाण काल की खोज की थी। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल रहा था 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक, और इसके बाद में 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक रहा था मध्य पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग में पर्यावरण संबंधित बदलाव आए थे, और मध्य पाषाण युग को आप लोग मेसोलिथ भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते तो इसका समय लगभग 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक माना जाता है, और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। जी हाँ, ऐसा कहा गया है कि जो लोग जो लोग पूरा पाषाण काल के थे, उन लोगों ने औजार बनाना शुरू किया था। इसके बाद में जब मध्य पाषाण काल आया या फिर कहीं मध्य पाषाण युग आया, तो इसमें क्या हुआ था, लोग अपडेट हो गए थे। जी हाँ, मतलब छोटे छोटे औजार बनाने लगे थे, और इसके बाद में क्या हुआ था, इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग लघु पाषाण भी कह सकते हैं। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं, जो भी आजकल हमारे यहाँ के पुरातत्वविद उन्होंने खोज के आधार पर बता रहे हैं लोग कि इस काल में छोटे छोटे औजार मिलते थे, और जो औजार मिलते थे उनमें हड्डियों या फिर जो लकड़ियाँ थी, लकड़ियों के मुट्ठे लगे, जैसे कि आजकल आप लोग नहीं देखते हैं, जैसे कि आरी है तो आरी में पीछे प्लास्टिक का बेंट ऐसा लगा हुआ मिलता है आपको। हथौड़ा लेते तो हथौड़ा में लकड़ी का बेंट ऐसा लगा हुआ मिलता है, नहीं थौर वाला हथौड़ा, थौड़ वाली कुल्हाड़ी, ठीक उसी प्रकार से ऐसा ही हुआ था यहाँ पर। क्या हुआ था, पहले के लोग जो थे लकड़ी के ऊपर या फिर हड्डियों के ऊपर पत्थर के नुकीले बना करके लगा लेते थे, और इसके बाद में उसका उपयोग करते थे और दराती टाइप की बनाते थे। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था, साथ ही साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार इस दौरान बनाए जाते थे। मतलब जो पुरा पाषाण वाले अगला पॉइंट मिलता है कि अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी, और इसे नव पाषाण युग कहा गया। ठीक है, कहा जाता है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए थे। गर्मी तेजी से बढ़ने लगी थी, और इसी कारण से क्या होता, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे थे, जिससे कि पेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर जो थे, इनकी संख्या बड़ी थी, जो कि घास खाकर जिंदा रहने वाले थे। एक बार फिर
समझिएगा क्या हुआ था, जैसे ही पर्यावरण में बदलाव आए थे तो पर्यावरण में बदलाव आने की वजह से सूखा पड़ा था, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पर सूखा भी पड़ सकता है, और मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ी थी, ठीक है। और गर्मी पड़ने के कारण जो मैदान जो क्षेत्र थे वो मैदान में परिवर्तित होने लगे थे और मैदान में घास जमने लगी थी। अब जब मैदान में घास जमने लगी थी तो घास करने वाले खाने वाले जो जीव थे, जिनमें भेड़ आती है, बकरी आती है, गाय आते हैं, ऐसे जानवर बड़ी संख्या में वहाँ पर आने लगे और बसने लगे, इनकी संख्या बढ़ने लगी थी। अर्थात घास खाने वाले जो व्यक्ति थे वो जिंदा रह सकते थे इसमें। फिर क्या हुआ था, जो लोग शिकार करते थे वो लोग इनके साथ साथ इनके पीछे पीछे आए और इनकी आदतों व फिर इनकी आदतों वे प्रजनन पीछे पीछे आदतों के, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इनके पीछे पीछे की आदतों वे प्रजनन के समय की जानकारियाँ हासिल करने लगे थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। मिस्टेक ये है कि देखिए कुछ भी गलत नहीं लिखा है बल्कि इधर उधर हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मैं सही करना चाहूँगा। यहाँ पर ऐसा होगा कि इनके पीछे पीछे आए, इसके बाद में इनकी जो आदतें थी जानवरों की, इनकी आदतों के बारे में जाना कि ये लोग क्या करते थे, घास को खाया करते थे और मतलब ज़्यादा उत्पाती नहीं थी, जो भेड़ थी, बकरी थी या फिर गाय थी, ज़्यादा उत्पाती नहीं हुआ करते थे। और दूसरा ये था कि ये लोग क्या करते थे, प्रजनन किया करते थे और इनके प्रजनन के समय की जानकारियां हासिल की जो आखिर खास संग्राहक लोग थे उन लोगों ने। गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज जो थे ये प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि लगभग 8000 साल पहले गेहूं, जौ और धान के प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, ठीक है। आगे बढ़ते फिर लोगों ने क्या किया था, भोजन के लिए इनको बटोरना आरंभ कर दिया था और साथ ही साथ इनको पैदा करना भी सीख लिया था धीरे धीरे, ठीक है। अब भैया विकास तो होना ही था, ये तो प्रकृति का नियम है। विकास तो हो गई, जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं हम लोग कितने आगे पहुंच गए, 4G लॉन्च हो चुका है, इसके बाद में अब अंबानी जी 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, समझिएगा। तो इसी प्रकार से पहले भी लोग डेवलप होने लगे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ था, एक नई जीवन शैली का आरंभ हुआ था। यहाँ पर कैसी नई जीवन शैली, जब लोग पौधे उगाने लगे थे और उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। भैया आप ही जब कहीं नौकरी करने लगती है, फिर कहीं कोई धंधा डाल देते हैं तो आपको भी एक ही जगह पर रहना पड़ता है, फिर आप यहाँ वहाँ घूम नहीं सकते। इसी प्रकार से इनके साथ भी हुआ था। और लंबे समय तक रहने का सबसे बड़ा कारण यह था कि बीज बोने से लेकर के फसल पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना, जैसे कई सारे काम थे। अब आज ही अगर आप लोग खेती करते हैं तो आप लोग देखते हैं ना कि सबसे पहले तो उसकी सुरक्षा करना है, दूसरी बात खरपतवार हटाना है, तीसरी बात उसकी सिंचाई करना है, तो कई सारे काम हुआ करते थे। इसी प्रकार से लोगों ने भी किया और इसी तरह से नई जीवन शैली का आरंभ हुआ। और फिर अनाज को भोजन और बीज दोनों रूपों में बचा करके रखना भी आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इसके भंडार की बात भी सोचनी पड़ी। और बहुत सारे इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। मतलब साफ है कि जब इन लोगों ने अनाज को बना लिया था, अनाज को उगा लिया था, उगाना टोकरियाँ बुनी थी उनमें रख देते थे, या फिर कोई मिट्टी के बर्तन उनमें रख देते थे, या फिर जमीन में गड्ढा खोद करके रख देते थे। ऐसे काम किया करते थे। इसके बाद में स्थायी जीवन की ओर फिर क्या हुआ था, इनके स्थायी जीवन की ओर ही बढ़ने लगे थे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं जो कि बुर्ज होम, अर्थात वर्तमान कश्मीर में बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। मतलब क्या था कि पहले के लोग जो थे वो गड्ढे के नीचे घर बना करके ज़्यादा रहा करते थे। सबसे पहले ऐसे हुआ है, बुर्ज होम के में ऐसे साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम आज वर्तमान कश्मीर में स्थित है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर मैपिंग के माध्यम से बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से जाकर के देख लीजिएगा। सबसे ऊपर ब्लू प्रिंट में होगा, ठीक है, ब्लू त्रिकोण ऐसा बना हुआ होगा, ब्लू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि जिन्हें गर्ताबास कहा जाए, जो लोग गड्ढे खोद करके रहते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो कि गड्ढे खोद करके, आप अगर YouTube पर देखेंगे तो कई सारे वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से गड्ढे खोद करके नीचे मकान बनाए जाते हैं और उन्हीं में लोग रहते भी हैं, ठीक है। रहते तो वो लोग नहीं है, लेकिन गड्ढे खोद करके मकान बनाकर दिखाते हैं कैसे बनते हैं। आप लोग YouTube पर डाल करके देख सकते हैं, ठीक है, कि वो लोग कैसे मकान बनाते हैं और इसके बाद में दिखाते भी हैं, ठीक है। आगे बढ़, और जो ये मकान हुआ करते थे गड्ढे वाले, इनको क्या कहा जाता था, इनको गर्त
पथवास कहा जाता था, अर्थात गड्ढे में रहने वाले, ठीक है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी और इसमें क्या होता था, इनको ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। जी हाँ, अगर आप जमीन में गड्ढा खोद करके रहोगे तो थोड़ी बहुत तो ठंड से सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि आपको वहां पर हवा नहीं लगेगी। जी हाँ, और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के लिए आग जलाने की जगह मिली है, मतलब आप आग वहां पर जला सकते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि जो लोग थे वहां पर वो सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में अंदर या फिर बाहर अपना भोजन बना सकते थे। बाहर पकाया करते थे, ठीक है। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है कि बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कि पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें देखिए इस प्रकार से कुछ कुछ मिले हैं, ठीक है। क्या होता था कि कुछ का उपयोग ओखली टाइप की जाती थी जहाँ कूटने के लिए, कुछ का उपयोग सिलबटना जिसका होता ना आजकल हम लोगों के पास में किसी चीज़ को पीसने के लिए, इसका किया जाता। तो इस प्रकार से कई सारे औजार भी मिले और इसमें पुरापाषाण युगीन उपकरण भी हैं, मतलब और इनसे भिन्न भी हैं। मतलब इसका अनुमान लगाने में जो हमारे के पुरातत्वविद थे उन लोगों को काफ़ी समय लगा था, क्योंकि ये औजार लगभग अलग ही टाइप के थे, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट हमको मिलता है कि नवपाषाण युग का माना जाता, मतलब ये जो औजार थे इनको नवपाषाण युग का माना गया था, क्योंकि ये अलग ही टाइप के थे, ठीक है। और इनमें वे औजार भी थे जिनकी धार को और अधिक पैना बनाने के लिए पॉलिश चढ़ाई गई थी, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो औजार हैं इनके ऊपर पॉलिश चढ़ाई गई है, दिख रही है ना, पॉलिश पॉलिश हल्की हल्की, ये देखिएगा पॉलिश चढ़ाई गई है। ये पॉलिश इसलिए चढ़ाई जाती थी जिससे कि औजार जो हैं ये और पैने बन जाएं। जी हाँ, पैने बन जाएं, ठीक है। कुछ होगा उनके पास में पॉलिश चढ़ाने वाला, इसलिए चढ़ाया करते होंगे। आगे बढ़ते और संभवतः ये जो औजार थे नवपाषाण युग के माने गए हैं, ठीक है। और इसके बाद में बताया जा रहा है कि कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जी हाँ, और अगला पॉइंट मिलता है कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। एक उदाहरण मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये रहा मिट्टी का एक कलश टाइप का, ठीक है। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। जी हाँ, कुछ कुछ लिखा भी मिला है। और बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए भी किया जाता था, जैसे कि जब कोई अनाज उत्पादन होता था, गेहूँ है, चावल है, जौ है, तो इनको रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट ये मतलब जो अपडेट करके लाया गया है उसमें हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आरंभिक मानव पाषाण के बने औजारों का प्रयोग किया करते थे, और ये जो औजार थे दो प्रकार के थे। सबसे पहला था पत्थर से बना पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी कि जिस पत्थर को औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता और जिसको और दूसरे हाथ में एक पत्थर लिया जाता, मतलब एक हाथ में जिसको पत्थर मतलब समझिएगा कि ये एक ए है और एक बी है, ठीक है। बी वाले पत्थर से औजार बनाना है, ठीक है। तो जो बी वाला पत्थर होगा इसको एक हाथ में लिया जाएगा और ए वाले पत्थर से इस पर हल्के हल्के तरीके से चोट की जाएगी, मतलब हथौड़ी जैसा इस्तेमाल किया जाएगा ए वाले पत्थर को बी वाले पत्थर को ठोकने के लिए, ठीक है। और इस तरह से आहत करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब तक सल्क निकाले जाते तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक कि वांछित आकार वाला उपकरण ना तैयार हो जाए, मतलब जब तक कि वो हथियार ना बन जाए जैसा कि वो लोग चाहते हैं, ठीक है। और इसमें कई सारे पत्थर ऐसे भी होते थे जो कि नहीं बन पाते थे, तो जो नहीं बन पाते थे वो टूट कर वो लोग वहीं पर छोड़ देते थे, और ऐसे साक्ष्य आज भी हमको मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट है कि इस तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। ये दूसरा तरीका था जिसके अनुसार से बनाया जाता है, इस तरीकों को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था, मतलब जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं कि किसी चीज को जिसको आपको औजार बनाना होता है दूसरी चीज से दबा देते हैं, ठीक है, और इसके बाद में एक हाथ से उसके ऊपर ठोका करते हैं, ठीक है। और क्या होता था इस करोड़ यहाँ पर क्रोड होगा, क्या वो क्रोड, ये करोड़ नहीं होगा, क्रोड होगा, ठीक है। तो इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रख करके उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे जिससे कि वांछित उपकरण बन जाएं, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है मेहरगढ़ में मृत्यु जीवन मृत्यु। जो मेहरगढ़ अब यहाँ पर क्या होता था
कि यह ईरान जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, जो कि बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल स्थान था, यहाँ पर था। ठीक है, तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ पर वह स्थान है जहाँ स्त्री के जहाँ के स्त्री पुरुष ने एक साथ मतलब गेहूं और जौ को उपजाना और भेड़ बकरी को पालना शुरू किया था। मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसमें आपको बताया था कि मेहरगढ़ में गेहूं और जौ सबसे पहले उपजाया गया था। इसके यहाँ पर साक्ष्य मिलते आज से 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, और मेहरगढ़ आज कहाँ पर स्थित है, तो जो बोलन दर्रे वाला रास्ता है इसके हरे भरे समतल स्थान पर आज भी ये स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरी की हड्डियां भी शामिल हैं। और मैं इनके अवशेष भी मिले हैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। और संभवतः ये जो घर हुआ करते थे इनका उपयोग किया जाता, प्रत्येक घर में 4-4 कमरे हुआ करते थे और कुछ घर ऐसे भी थे जहां पर भंडारण के लिए इनका काम किया जाता। ठीक है, मतलब संभवतः ये किया जा रहा है, मतलब इसका अंदाज लगाया गया कि जो घर थे चौखंटा वाले, तो इनमें क्या होता था कि जो गेहूं या फिर जिनकी उपज होती थी, जो फसल होती थी, उसको यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता था और उसको यहाँ पर भंडारण किया जाता था। अगला पॉइंट है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। क्या करते, सम्मान जताते थे। और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं और एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, अभी इसको बताएंगे। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। समझ लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, तो क्या है ना कि पहले क्या होता था, लोग जब कोई व्यक्ति मर जाता था उसके सम्मान व्यक्त करने के लिए उसके साथ में क्या करते थे, कुछ चीजों को रख देते थे। यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये एक आपको मनुष्य दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? जी हाँ, देखिए ये व्यक्ति लेटा हुआ है जिसकी मृत्यु हो गई थी। इसके सम्मान में इसके जो रिश्तेदार होंगे या फिर जो इसके सगे संबंधी होंगे उसने बकरियां रख दी जिससे कि हम वहां पर जाकर के परलोक में इनको खा सके। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला पॉइंट हमको मिलता है प्रमुख तिथियां। जी हाँ, प्रमुख तिथियां जो कि इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है, समझिएगा। मध्य पाषाण युग आज से 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक था। बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, तो मध्य पाषाण युग में ही बसने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अर्थात आज से लगभग 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया पाषाण युग आज से 10,000 साल पहले आया था, मध्य पाषाण युग के बाद में। इसके बाद मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था, तो मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था आज से 8,000 साल पहले, जब यहाँ के लोगों ने गेहूं चावल को उपजाना आरंभ कर लिया था। और जब इन्होंने गेहूं और चावल को उपजाना आरंभ कर लिया था तो इनके सामने एक समस्या आ गई थी। समस्या ये थी कि अगर इनको फसल करनी है तो इनको एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना होगा, और इसी कारण से यहाँ पर बस्ती बसने लगी थी। ठीक है, अर्थात बस्ती का आरंभ हो गया था। कब से, आज से 8,000 साल पहले। एक यहां पर डेट नहीं दी गई है। जो हमारा पूरा पाषाण युग है ये कब से कब तक रहा, तो ये आज से 20 लाख साल पहले से लेकर के आज से 12,000 साल पहले तक पूरा पाषाण काल रहा, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स में नहीं मेंशन था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको स्पेशल बता दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के इस कंप्लीट वीडियो में इतने ही टॉपिक्स थे, अर्थात अगर आप नई जो इस बार आई नई अपडेट होकर के जो पिछले बार वाली है इन दोनों एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको इससे बाहर एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, लास्ट में एक था वो आपको विश्व के इतिहास से रिलेटेड था, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं रखा है क्योंकि विश्व का इतिहास पढ़ना हमारे लिए अभी आवश्यक नहीं है। जी हाँ, विश्व का इतिहास आपको बाद में पढ़ना है, जो कि आपको क्लास 10th और क्लास 11th में मिलता है। इसको आपका मेंस एग्जाम के लिए विश्व का इतिहास इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसीलिए जो भी आपके विश्व के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो मैंने लिख करके रखा है, जो एनसीईआरटी के नोट्स लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो कई सारे लोग इसको देख करके मैसेज करने वाले हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति एनसीईआरटी के नोट्स लेना चाहता है, जो हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी थी अर्थात 2019-20 वाले, उसके नोट्स बने हुए हैं और वो अभी भी मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको वो नोट्स लेने हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज
तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट आपको पढ़ा देंगे, अर्थात इसके कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिल पाएंगे। तो सिर्फ वही लोग मैसेज करें जो लोग ये नोट्स लेना चाहते हैं, उसके लिए पेमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपकी इस समस्या से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद में कमेंट अवश्य कर दिया करें, कोई ना कोई कमेंट किया करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। जिससे कि अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो ये प्रिपरेशन लगातार ऐसी ही चलती रहेगी। अगर आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है और फिर ये रुक भी सकती है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, साथ ही साथ वीडियो को कंप्लीट देखा करें। और अगर किसी प्रकार का कोई भी इस एड आता है तो प्लीज उसे स्किप ना किया करें, पूरा देख लिया करें। एड देखने से आपका कुछ भी घाटा नहीं होने वाला है, बल्कि आपको जो लगातार लेक्चर्स मिलते हैं उनमें थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, इससे आपको थोड़ा सा सहूलियत भी मिलेगी, थोड़ा सा आराम मिल जाया करेगा। ठीक है, तो हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। समाप्ता कोशिश करेंगे कि आज हम चैप्टर 3 लेकर के आ पाएं। अगर नहीं लेकर के आ पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, चैप्टर 3 आपको कल भी मिल सकता है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।